सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 28 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडिया ट्राइंग फॉर यूएस ट्रेड डील बाय जुलाई 8 डेडलाइन। तो अभी ये न्यूज़ क्या है कि इंडियन एक ट्रेड टीम है अभी यूएस में एक मिनी ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज कर रही है और डेडलाइन जिसकी 8 जुलाई है। और अगर ये जो है डील नहीं होती है तो 9 जुलाई से इंडियन जो एक्सपोर्ट हैं, ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट्स पर जो है 26% का इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा, है ना। और इसको अमेरिका क्या बोल रहा है, 9 जुलाई को लिबरेशन डे टैरिफ बाय यूएस। तो अमेरिका की क्या डिमांड है, अमेरिका की जो डिमांड है, अमेरिकन डिमांड कि जो है इंडिया अपनी मार्केट जो है वो खोले, है ना, इंडिया अपनी मार्केट खोले। और जो किसके लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, जो अमेरिकन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसके लिए इंडिया अपनी मार्केट खोले। और काऊ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, इनके लिए भी अपनी मार्केट खोले। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, है ना, पेट्रोकेमिकल्स हैं, वाइन्स है, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी ड्यूटी जो है कम हो, जो इंडिया में इंपोर्ट होती है अमेरिका से, ये उसकी डिमांड है। और वहीं इंडिया की क्या डिमांड है, इंडिया क्या बोल रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और काऊ मिल्क इंडिया के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और इससे अगर अमेरिका के प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंडिया में आएंगे तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है ना। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आने से हेल्थ और एनवायरनमेंट को जो है वो कंसर्न हो सकता है इंडिया में। और इंडिया इन सेक्टर्स को जो है अब तक कभी किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उसके लिए नहीं खोला है इंडिया ने अपना ये सेक्टर। और स्टील और एल्यूमिनियम पर जो लगने वाले ड्यूटीज़ हैं, स्टील और एल्यूमिनियम जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, ठीक है, उस पर जो ड्यूटीज़ लगते हैं वो कम हो, इंडिया ये चाहता है। और जो लेबर इंटेंसिव जो है एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, लेदर हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, श्रिम्प हो गया, ग्रेप्स, बनानाज, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इन सब के लिए जो है अमेरिका में जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसके लिए ड्यूटी रिलीफ मिले, ये इंडिया चाहता है। तो ट्रम्प ने क्या बोला है, ट्रम्प ने बोला एक बहुत बड़ी ट्रेड डील इंडिया के साथ आने वाली है, वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया। और तो ये ट्रम्प का जो इलेक्शन कैंपेन है उसका भी हिस्सा होगा। लेकिन रिस्क क्या है कि अगर डील नहीं हुई तो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, उन पर हैवी ड्यूटी लगेगा अमेरिका में, यूएस मार्केट में, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे भी असर पड़ेगा इसका, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडिया चाइना टू कंटिन्यू डायलॉग ऑन बॉर्डर इश्यूज़। तो एससीओ की जो डिफेंस मीट चल रही है अभी क्विंगडो चाइना में, यहाँ पे एससीओ की जो डिफेंस मीट चल रही है क्विंगडो चाइना में, है ना, उसमें राजनाथ सिंह जी वहाँ के चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने वहाँ पे मैसेज दिया कि जो है चाइना को अपने फर्म तरीके से इंडिया का स्टैंड बताया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे। और पहलगाम टेरर अटैक और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में ब्रीफ किया। और जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करने का जो इंडियन ऑपरेशन है ना, जिसमें 9 टेरर बेसेस इंडिया ने डिसमेंटल किए पाकिस्तान के। और बायलैटरल टॉक्स पर फोकस किया जिसमें कि दोनों मिनिस्टर्स एग्री हुए, दोनों साइड में पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो बनाने में दोनों साइड के बॉर्डर पे, और कंटिन्यू रखेंगे अपना जो डिसंगेजमेंट है ना, जो बॉर्डर पे डिसंगेजमेंट है जो दोनों फोर्सेस के बीच में है, डी एस्केलेशन ऑन बॉर्डर, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिमार्केशन, जो भी डिमार्केशन है बॉर्डर का उसके लिए बातचीत करेंगे। और राजनाथ सिंह ने और क्या कहा कि बॉर्डर इशू को स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के थ्रू सॉल्व करना ज़रूरी है। और जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ 2020 में स्टैंड ऑफ के बाद, उससे ग्राउंड लेवल एक्शन से दूर करना होगा, है ना। और दोनों देशों के बीच गुड नेबरली रिलेशंस होने चाहिए और एशिया और जो है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये रहा कि जो है 75th एनिवर्सरी जो है इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक टाइज है ये, और जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जो है 5 साल बाद जो है वो रिज्यूम हो गई, है ना, जो कि अप्रिशिएट किया गया इंडिया के द्वारा। तो ये एससीओ क्या चीज़ है, बेसिकली एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रीजनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका फोकस है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म से फाइट करना, जिसको 3 इवल्स भी बोलते हैं, है ना।
और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करना, बनाए रखना, इकोनॉमिक और जो कल्चरल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना। ठीक है, इसका ये काम है। तो ये 2001 में फाउंड हुआ था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और फिर उसके बाद में जो है इसमें अभी कितने टोटल 9 मेंबर्स हैं, है ना। और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसमें ज्वाइन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर उसके बाद में अभी रिसेंट मेंबर कौन ज्वाइन हुआ है कि 2023 में बेसिकली यहाँ पे ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है, और अभी टोटल 9 मेंबर है इसमें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ढोल स्पॉटेड अगेंस्ट असम्स काजीरंगा। तो ढोल क्या है? ढोल बेसिकली जो है ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग है ना। और जिसे काजीरंगा जो है असम के काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप में जो है लोकली एक्सटिंक्ट माना जा रहा था। तो अब वो वापस आ गया है ना, एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, अब वो वापस से दोबारा से उसकी फ़ोटो में कैप्चर हुआ है, और जिससे उसकी प्रेजेंस कंफर्म हुई है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली जो है एशियाटिक वाइल्ड लाइफ का दोबारा से आना ये दिखाता है कि एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है ना। और ये बताता है कि कॉरिडोर हेल्दी है अभी, है ना। और ये कॉरिडोर सिर्फ ढोल्स के लिए नहीं बल्कि टाइगर, लेपर्ड और जो एलिफेंट है ना, और कई भी स्पीशीज़ का भी होम है ना। तो थ्रेट्स और बेसिकली बोलते हैं कि जो हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, फॉरेस्ट का फ्रैगमेंटेशन और ह्यूमन डिस्टरबेंस ढोल जैसे स्पीशीज़ के लिए खतरा है। और ये डिस्कवरी एक टाइमली रिमाइंडर है कि फॉरेस्ट कॉरिडोर्स को कंजर्व करना और रिस्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है ना। और इस ढोल का अगर IUCN स्टेटस जानना है तो वो क्या है? वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, जितने भी एशिया के सेंट्रल, साउथ और ईस्ट के जंगल हैं वहाँ पे ये मिलते हैं, है ना, एशिया के। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ठाकरे कजिन्स टू जॉइंटली होल्ड रैली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन इन स्कूल्स। तो हुआ क्या है कि एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके हिसाब से जो है क्लास 5th तक बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना है ना। और बट अभी CBSE ने जो है गाइडलाइंस जारी किए थे कि मैंडेटरी नहीं है अभी तुरंत ट्रांजिशन करना, और कोई पेनल्टीज़ नहीं लगाई जा रही हैं। बट महाराष्ट्र सरकार ने एक्चुअली एक डिसाइड किया है कि हिंदी को जो है प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 4th में मैंडेटरी जो है थर्ड लैंग्वेज वो बनाया जाए, है ना। और अगर स्टूडेंट्स जो है किसी और इंडियन लैंग्वेज को चूज़ करना चाहे तो मिनिमम जो है 20 अगर स्टूडेंट्स हैं तो होना ज़रूरी है उसके लिए। तो इसी को लेके जो है ठाकरे कजिन्स का अलायंस जो कि अपोज कर रहा है इस चीज़ को, और उनका कहना है कि हिंदी अगर ऐसे मैंडेटरी करेंगे तो स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा एकेडमिक प्रेशर जो है वो पड़ेगा, और मराठी आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और लैंग्वेज का चॉइस का फ्रीडम कम हो जाएगा, ऐसा बोलना है उनका, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली डिवोटीज थ्रॉन्ग पुरी एज रथ यात्रा बिगन 600 हॉस्पिटलाइज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। तो जो रथ यात्रा है वो बेसिकली ये उड़ीसा में निकाली जाती है ना। और तो ये रथ यात्रा एक जो है हिस्टोरिकल और जो हिंदू का एक पवित्र जो है त्यौहार है, और जो हर साल पुरी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, पुरी उड़ीसा। और ये भगवान जगन्नाथ जो हैं, भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई जो हैं बालभद्र और उनकी जो बहन सुभद्रा, ठीक है, कि जो गुंडीचा मंदिर यात्रा का बेसिकली ऐसे निकालते हैं वहाँ पे रथ यात्रा। और इसकी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो है वहाँ की एक कल्चरल आइडेंटिटी है और सबसे बड़ी रिलीजियस और टूरिस्ट इवेंट है, और इसे वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला हुआ है, और कई सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं इसके लिए, है ना, इसको अटेंड करने। और यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड कल्चरल स्टेटस के लिए भी जो ये रथ यात्रा है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनी हुई है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली वन सेकेंड, नीतीश गवर्नमेंट पिंक बस रोल्स आउट विद फोकस ऑन वुमेन्स सेफ्टी। तो बिहार में क्या है बेसिकली 20 पिंक बसेस को जो है 20 पिंक बसेस को लॉन्च किया गया है ओनली वुमेन ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफ़र करेंगी, है ना, जो कि अभी ऑपरेट कर रही हैं पटना में, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर और पुरीना में, है ना। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या रहेंगे? एक तो CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड रहेंगे, पैनिक बटन रहेगा, GPS ट्रैकिंग रहेगी, है ना। और फिर उसके बाद में जो है जो भी कंडक्टर रहेंगी वो भी कंडक्टर भी वुमेन रहेगी, बट ड्राइवर जो है वो भी करेंटली मैन रहेगा, फ्यूचर में वुमेन की ट्रेनिंग प्लान्ड है ना।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडिया रिजेक्ट सप्लीमेंटल अवार्ड ऑन किशन गंगा राटेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना। तो वन सेकेंड। तो हुआ क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान जो इंडिया में किशन गंगा और राटेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके डिज़ाइन पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया है ना, डिज़ाइन पर। तो 2016 में पाकिस्तान ने बेसिकली क्या है, 2016 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के पास जाके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनवाने की डिमांड की थी इंडिया के परमिशन के बिना। और इंडिया का कहना है कि हम इस सो कॉल्ड जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, है ना। और ये पूरा प्रोसेस ही इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। और इंडिया ने सप्लीमेंटल अवार्ड को इलीगल और जो है वॉइड बताया, डिक्लेयर किया, है ना। और क्योंकि जो है इंडिया ने 22 अप्रैल के जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद इस ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया था, इंडस वाटर ट्रीटी को। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम्प्लीटली अबंडन नहीं करता, हम ट्रीटी के ऑब्लिगेशन से जो है वो टाइड नहीं है। और डिस्प्यूट क्या है बेसिकली, प्रोजेक्ट में जो किशन गंगा है उसमें बोल रहे हैं कि जो है 3 टेक्निकल इश्यूज़ हैं, डिज़ाइन रिलेटेड, और इसमें 4 इश्यूज़ हैं, डिज़ाइन प्लस वाटर यूसेज, है ना। तो लास्ट बार जो बात हुई थी 2015 में हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने यूनिलेटरली जो है वर्ल्ड बैंक के पास केस ले जाकर ट्रीटी ब्रीच किया। इंडिया का ये आरोप है कि यूनिलेटरली केस को ले गए उसके पास। इंडिया का लीगल स्टैंड क्या है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जुरिस्डिक्शन वो जो है वो इलीगल है ना, और हम इसको नहीं मानते। और इंडिया इज़ नॉट बाउंड बाय द कोर्ट्स डिसीजन ड्यूरिंग जो ट्रीटी सस्पेंशन में है, और तो इंडिया इज़ नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिकॉज द ट्रीटी इज़ इन सस्पेंडेड मोड, है ना। ये पूरा आर्बिट्रेशन प्रोसेस बेसिकली पाकिस्तान के कहने पर किया गया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ऑपोजिशन ने पूछा है सेंटर मस्ट फाइंड आउट स्टेटस ऑफ इंडियंस स्टक इन रशिया और कांग्रेस। तो ऑपोजिशन बेसिकली क्या पूछा है कि 14 इंडियंस जो है वो इंडियन यूथ जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो है लड़ रहे हैं उनका क्या हुआ, और क्या जो है इंडिया के नागरिक बिना सरकारी गवर्नमेंट इजाज़त के बिना किसी फॉरेन आर्मी में लड़ सकते हैं, ऐसा ऑपोजिशन पूछ रही है। और तो उन बेसिकली बोल रहे हैं 126 इंडियंस जो पंजाब यूपी महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर से हैं, उनको जॉब का झांसा देकर रशिया भेजा गया। वहाँ उन्हें सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद राइफ़ल पकड़ा के वॉर जोन में भेज दिया गया। और कुछ यूथ इसमें से डिसेबल्ड थे, फिर भी उन्हें फ्रंट लाइन में भेजा गया। और 14 लोग अभी भी मिसिंग है, ऐसा बोलना है। और उनका बोलना है कि रशिया ने कैसे इंडियन सिविलियंस को बिना भारत के गवर्नमेंट की परमिशन के बिना रिक्रूट कर लिया अपनी आर्मी में, है ना। गवर्नमेंट को इस मैटर को रेज करना चाहिए रशिया के साथ, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली एमपीज अक्रॉस पार्टी लाइंस बैक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी ऑन बांग्लादेश। तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने बांग्लादेश पर एक स्पेशल इंटरेक्शन रखा, है ना, जिसमें कि एक्सपर्ट्स कई सारे शामिल रहे, है ना। तो उसमें एमपीज़ का स्टैंस क्या था कि सभी एमपीज़ ने पार्टी लाइन के पे एक टाइप की सोच दिखाई, और उसमें एक कंसेंसस बना कि बांग्लादेश जो है वो हमारा एक कल्चरल पार्टनर है, ठीक है, उसे पाकिस्तान के जैसे हॉस्टाइल नेबर नहीं देखना चाहिए। और एमपीज़ ने कहा कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन बेसिकली आगे बढ़ना चाहिए, है ना, और रिपेयर करना ज़रूरी है जो भी कन्फ्यूज़न है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री और इंटरेस्ट हैं, है ना। पॉलिटिकल विल से रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ऐसा बोलना है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडिया स्लैम्स इलेक्शन कमीशन ओवर वोटर लिस्ट रिवीजन इन बिहार, कॉल्स इट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो हो क्या रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली कहा है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को दोबारा चेक करा जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। और ये काम जो है बेसिकली 8 करोड़ वोटर्स के लिए किया जाएगा 25 डेज़ में, ठीक है। और ऑपोजिशन का क्या बोलना है कि जो है ये काम बहुत जल्दी हो रहा है, और 8 करोड़ लोगों को वेरीफाई करना 25 दिन में कैसे होगा, है ना। और ज़्यादा लोग बिहार में जो है वो फ्लड प्रोन एरिया में हैं, तो उससे परेशान है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो अपना नाम कैसे वेरीफाई करेंगे, है ना। और वो कह रहे हैं कि जो है जो बेसिकली पुअर्स हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड है ना, और जो मुस्लिम लोग हैं, वो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे ताकि उनका वोट ना हो पाए, ऐसा एलिगेशन लगाया, है ना।
तो बेसिकली वो चाहते क्या कि वो ये वोटर लिस्ट रिवीजन जो है रोका जाए और सभी लोगों को बराबर मौका मिले वोट देने का, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली सेंटर प्लान्स इनिशिएटिव टू बूस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्राइबल स्कीम्स। तो हुआ क्या है कि एक 2 दिन का वर्कशॉप रखा गया न्यू दिल्ली में, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने ट्राइबल वेलफेयर पे जो है डिस्कशन किया। तो उस वर्कशॉप में क्या समझा गया कि ऑफिसर्स ने ये कहा कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो पिछड़े हुए इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्कीम्स नहीं जाती, है ना। स्कीम्स तो हैं, बल्कि इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि उन सभी लोगों को जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन स्कीम्स को, ठीक है, जो है वो बेसिकली सही से इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही हैं, ठीक है, ऑफिसर्स के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास स्कीम्स हैं जैसे स्कूल्स के लिए, हेल्थ के लिए, रोड और राशन के लिए, है ना। लेकिन जो ऑफिसर्स और वर्कर्स में मोटिवेशन और जो डेडिकेशन है, ठीक है, मोटिवेशन और डेडिकेशन की कमी है और लोगों तक ये स्कीम्स नहीं पा रही हैं, है ना। तो उन्होंने बोला एक नई स्कीम आदि कर्मयोगी के बारे में बताया, आदि कर्मयोगी, ठीक है, जिसमें ऑफिसर्स की स्पेशल जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी ऑफिसर्स को, है ना, ताकि वो ट्राइबल एरियाज़ में अच्छे से काम कर सकें। और उसका गोल बेसिकली क्या है कि 20 लाख फील्ड लेवल लोगों को ट्रेन करना, है ना, 20 लाख लोगों को ट्रेन करना। और तो हर लेवल पर ट्रेनर बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल। और ये ट्रेनर्स बाकी वर्कर्स को सिखाएंगे कैसे सिटीजन सेंट्रिक और रिजल्ट बेस्ड काम करना है। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल्स में स्टाफ नहीं है ना, स्कूल्स में स्टाफ नहीं है और हॉस्पिटल्स जो है वो भी कम है यहाँ पे। और लोगों की जो छोटी सर्विसेज के लिए जो है बेसिकली बहुत दूर जाना पड़ता है। तो सॉल्यूशन यही बता रहे हैं कि योजनाएं तो बहुत हैं, स्कीम्स बहुत है, बस इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो लाइफ डालने की ज़रूरत है ना, और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली असम मिज़ोरम ड्राफ्ट रूल्स टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन, असम एंड मिज़ोरम। तो हो क्या रहा है कि जो है जो इलीगल इमिग्रेशन है असम और मिज़ोरम में, उसको रोकने के लिए जो आईडी कार्ड्स के रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। असम ने क्या किया है, असम ने जो बोला है कि जो भी आधार कार्ड इशू होंगे, आधार कार्ड वो अब सिर्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ही इशू कर पाएंगे। और उन्होंने बोला इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली जो बांग्लादेश के हैं वो आधार कार्ड बनवा लेते हैं और इसको रोकना ज़रूरी है। और उन्होंने बोला कि जो है ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आधार कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं, है ना, उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल धुबरी में बोले तो जो है पॉपुलेशन 100% होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के जो आधार कार्ड होल्डर्स हैं 103.8% है और मोरी गांव में 101.74% है ना। ये इंडिकेट करता है इलीगल इमिग्रेंट्स जो है आधार कार्ड ले चुके हैं और एनआरसी में नाम ना होने वाले लोग आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, ऐसा बोला। मिज़ोरम का क्या कहना है, मिज़ोरम जो है के लोग बार बार इंडिया में, बेसिकली मिज़ोरम में म्यांमार के लोग जो है वो बार बार आ जाते हैं ना, म्यांमार के लोग, ठीक है। तो उनका मिसयूज़ हो रहा है बेसिकली, जो लोग यहाँ जाते हैं। और म्यांमार नेशनल आईडी कार्ड, जो म्यांमार के पास जो आईडी कार्ड है उनको कॉन्फिस्केट किया जा रहा है ताकि वो जब तक वो मिज़ोरम में है ना। इसका रीज़न क्या है, म्यांमार में बेसिकली क्या है, सिविल वॉर चल रहा है ना, और इसलिए वहाँ के लोग रिफ्यूज बनकर जो है मिज़ोरम आ रहे हैं और ज़्यादा लोग लॉ अबाइडिंग है ना, और लेकिन कुछ लोग बॉर्डर का मिसयूज़ करते हैं। तो मिज़ोरम गवर्नमेंट उनके आईडी कार्ड टेम्प्रेरी रख लेगी जब तक वो इंडिया में है, ताकि उनका ट्रैक सही रख सके, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली रूल ऑन एसी टेम्परेचर विल टेक टाइम सेज मिनिस्टर। तो है क्या बेसिकली कि जो है गवर्नमेंट ने बेसिकली सजेस्ट किया था कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 20 से 28 डिग्री तक डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर एसी की रेंज रखी जाए, है ना। फ्यूचर में प्लान ऐसा है। और एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री से कम ना किया जाए, है ना, 24 डिग्री से कम नहीं किया जाए, बेसिकली किस लिए, एनर्जी सेविंग के लिए, है ना। तो ये सजेस्ट किया था सिर्फ। और यूनियन मिनिस्टर का क्या कहना है कि 20 से 28 डिग्री की जो टेम्परेचर रेंज है इसको भी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये चेंज 2050 के बाद जो है वो पॉसिबल होगा कहीं। और तो अब डिसाइड क्या हुआ है कि ये रूल्स इमीडिएट लागू नहीं होंगे, है ना, और ग्रेजुअली लोगों को इस टेम्परेचर की आदत डलवानी पड़ेगी। तब तक जो एसी टेक्नोलॉजी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पब्लिक अवेयरनेस है ना, वो बनाई जाएगी।
और उन्होंने बोला कि बेसिकली हर कंट्री अपनी कंडीशन के हिसाब से क्लाइमेट जो टारगेट्स हैं वो अचीव करेगी और सबको एनर्जी एक्सेस देना होगा, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इंडियन फिशरमैन्स राइट्स वर गिवन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी, जयशंकर। तो अभी ये क्या है बेसिकली एक जगह है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और ये श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पे है एक बेसिकली आइलैंड जिसका नाम है कच्चातीवू आइलैंड, ठीक है। इस पे कंट्रोवर्सी क्या है कि बेसिकली ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये जो एरिया है वो अनक्लियर था, कभी ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास माना जाता तो कभी श्रीलंका के पास माना जाता था। तो 1921 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आइलैंड की ओनरशिप को जो है डिस्प्यूट फ्री नहीं बनाया, है ना, और ये डिस्प्यूट फ्री एरिया नहीं बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और 1974 में क्या हुआ, 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंडिया बेसिकली जो इसकी ओनर जो इंडिया श्रीलंका एक समझौता हुआ था उसमें कच्चातीवू आइलैंड को जो है वो श्रीलंका को ऑफिशियली दे दिया था, ठीक है। तो अब क्यों दिया गया श्रीलंका को, एक इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, है ना। उसमें इंडिया ने कहा कि कच्चातीवू आइलैंड अब श्रीलंका के कंट्रोल में रहेगा, है ना। तो उसके बाद 1976 में जो है इसको दे भी दिया, है ना, ऑफिशियली। और लेकिन ऑपोजिशन और जो तमिलनाडु के लोगों ने इस पर जो है ऑब्जेक्शन किया था। अब ये फिशरमैन इशू क्या है कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन है पहले यहाँ बेसिकली फ़िशिंग करने आते थे इस आइलैंड पे, ठीक है। तो अब बेसिकली जो ये एग्रीमेंट होने के बाद श्रीलंकन नेवी उन्हें इलीगल फ़िशिंग अब बोलेगी क्योंकि ऑफिशियली उनका हो गया, इलीगल फ़िशिंग के लिए अरेस्ट करने लगी श्रीलंका की जो नेवी है। और उनका कहना है कि उनका जो ट्रेडिशनल राइट, तमिलनाडु के फार्मर कहते हैं यहाँ ट्रेडिशनल राइट है उनका यहाँ फ़िशिंग का, और कभी कभी जो बॉटम ट्रोलिंग मेथड के चलते भी श्रीलंका उन्हें रोकता है ना। तो वही यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन फिशरमैन राइट्स यहाँ पे इस टाइम पे जो है इमरजेंसी के टाइम पे वो दे दिए गए थे, है ना, कि इंडियन फिशरमैन्स को अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे जो MSME ग्रोथ कॉन्क्लेव हो रहा है कोयम्बटूर में, ठीक है, कोयम्बटूर 2025, उसमें क्या डिस्कस हो रहा है उसके बारे में है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है प्राइवेट कंपनीज़ और जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनका जो रोल है डिफेंस सेक्टर में वो बढ़ रहा है। अब एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट भी बदल रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। जो भी स्टार्टअप्स हैं और टेक इनोवेटर्स हैं और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। और कोयम्बटूर की खास कुछ बातें बताते हैं कि जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसीजन इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। और यहाँ की कंपनीज़ जो हैं वो अब डिफेंस सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकती हैं। और इस सिटी का बेसिकली जर्मनी के साथ भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, इसे ग्लोबल लेवल पर दिखाना चाहिए, ऐसा बोला, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे पूरा एक आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना। पूरा आर्टिकल देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है। तो पहले देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कंप्यूटर्स या मशीन को जो है बेसिकली ह्यूमन लाइक इंसानों की तरह जो है उसको सोचने, सीखने और फैसले लेने पर जो है वो फैसले लेने लगते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट से बात करना, यूट्यूब पे वीडियो सजेशंस मिलना या सेल्फी से फ़ोन अनलॉक करना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मैजिक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। बेसिकली कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब मार्केट्स को जो है वो इंडिया में चेंज कर रहा है उसके बारे में है कि एक बेंगलुरु के हॉस्पिटल में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा रहा है कि इनवॉइसेस जो हैं उसको डिजिटाइज़ करने के लिए, जिससे कि मैनुअल वर्क जो है वो 50% कम हो गया मैनुअल वर्क। और एम्प्लॉयज़ जो है वो फायर नहीं किए जा रहे हैं लेकिन उनको नए टास्क दिए जा रहे हैं, ठीक है। और एक बिग अकाउंटिंग फर्म जो है कोई भी है उसमें कोडर्स इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की वजह से जो है उनका जो काम है वो बेसिकली फास्टर वो फिनिश कर पा रहे हैं, जल्दी फिनिश हो जा पा रहा है। और बेंगलुरु जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपिटल मानी जाती है, वो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर रही है सर्वे, जिसमें कि देखने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट है जॉब पे, उसके लिए एक सर्वे करा रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कहाँ कहाँ कर रहा है ना। एक तो यूज़ करा जा रहा है उसको सर्जरीज़ में, है ना, और हेल्थ केयर में, ठीक है, और बैंकिंग में कैसे फ्रॉड डिटेक्शन कराने में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, रोबोटिक ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है,
और रिटेल में भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि इंजन्स रिकमेंड करना है या फिर कोई चीज़ है ना, तो उसमें भी यूज़ हो रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल जो सिटीज़ में है वो उसमें भी जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब लॉ जो बोलते हैं कि जो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जॉब लॉस का जो फियर है वो क्या चीज़ है, तो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कुछ जॉब्स जो है वो अननेसेसरी बना रहा है, सम जॉब्स अननेसेसरी बना रहा है ना। स्पेशली जो रिपीटेटिव टास्क हैं, जैसे कि डेटा एंट्री हो गया, बेसिक कोडिंग हो गई। अमेज़न ने ऑलरेडी जो है 27,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है पार्टली ले ऑफ कर दिया है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वही क्वेश्चन है कि विल एआई टेक जॉब्स इन इंडिया ऑल्सो, तो इंडिया में क्या होगा। तो एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को रिप्लेस सारी जॉब्स नहीं रिप्लेस करेगा, है ना। और बट उनको जो उनका नेचर है वो चेंज कर देगा। और जो फ्यूचर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड ह्यूमंस का, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड ह्यूमंस, जिसमें कि ये क्या चीज़ हैं, ये बेसिकली जो ऐसे लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीपल वर्किंग विद एआई टूल्स, जो ऐसे लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से ही काम करेंगे, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से। तो अब इसमें जैसे कि क्या क्या चीज़ हो गई, जैसे कोडिंग हो गई, है ना, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारा इफेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इफेक्ट होगा, है ना। तो बोलते हैं कि शिफ्टिंग इज़ द की, शिफ्ट करना ही की है। तो क्या है शिफ्टिंग, बोलते हैं कि जो है नई जॉब्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग नॉलेज का यूज़ करेंगी। और इवन जो नॉन टेक वर्कर्स है ना, वो उनको भी डिजिटल स्किल्स चाहिए होंगी आगे। और कंपनीज जैसे कि बॉश हो गई, एम्फेसिस हो गई, ये सारे जो है ट्रेन कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स में। और कर्नाटका गवर्नमेंट का जो एक प्रोग्राम है निपुण प्रोग्राम ये फोकस कर रहा है जो भी वहाँ के जो लोगों को ट्रेनिंग देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो अब मोर जॉब्स इन एआई, कैसे डिमांड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब में वो इंक्रीज़ कर गई है, जो डिमांड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब वो इंक्रीज़ कर गई है बाई 25% इन इंडिया। Naukri.com की रिपोर्ट है ये। और कंपनीज जैसे कि एम्फेसिस हो गई, ये कह रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो और ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा, ना कि उसको रिमूव करेगा, है ना। और बट प्रेशर हाई है जो भी करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम्स हैं। और कंपनीज जो है वो क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहती हैं, है ना। मतलब वो उनको क्विक रिजल्ट चाहिए, जो क्योंकि वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं इन टूल्स में, है ना। में हिडन इश्यूज़ क्या क्या हैं, हिडन इश्यूज़ ये हैं बेसिकली कि जो है एम्प्लॉयज़ जो है काफ़ी प्रेशर में हैं, है ना। एम्प्लॉयज़ काफ़ी प्रेशर में हैं क्योंकि उनको रिज़ल्ट डिलीवर करने हैं यूजिंग एआई टूल्स, ठीक है। उनको रिज़ल्ट चाहिए कंपनीज़ को। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी ड्रॉप हुआ है। क्यों ड्रॉप हुआ है, बेसिकली क्योंकि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिप्लेस कर दिया है उसने ह्यूमंस को। जैसे कस्टमर केयर ही हो गया, है ना। कोई नॉर्मल आदमी बात करेगा तो ज़्यादा आपको वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाएगा। तो अब बेसिकली क्या है कि कई सारी कंपनीज़ ने अभी बहुत सारा प्रॉफिट देखना शुरू नहीं किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, है ना। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्वेरीज तो ज़्यादा सॉल्व कर पाएगा बट ह्यूमन लाइक टच नहीं होता उसमें, इसलिए ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा उसमें आपको, ठीक है। तो अब इंडिया का यूनिक चैलेंज क्या है कि इंडिया में जो है लेबर वो क्या है, इंडिया में वो चीप है, ठीक है, लेबर। तो और लॉज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, लीनियंट लॉज हैं। तो अब कई सारी कंपनीज जो है वो रश नहीं करेंगी हर चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए। और जैसे कि अमेज़न वेयर हाउस है यूएस में, वो रोबोट्स यूज़ करता है, बट इंडिया में जो है पीपल ही जो है वो चीपर हैं। तो बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रही कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। और रियल रिस्क क्या है, रिपीटेटिव जॉब्स हैं, जो कोडिंग में हो गई, है ना। और इनवॉइस एंट्री हो गई, और रिसर्च हेल्प हो गई, डेटा प्रोसेसिंग हो गई, ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, है ना। और मिड लेवल एनालिस्ट जो हैं, जैसे कि वो मिड लेवल एनालिस्ट वो काफ़ी रिस्क पे हैं, इनकी जॉब जा सकती है इफ़ दे डोंट गेन डीप डोमेन नॉलेज। तो डीप डोमेन नॉलेज जो है इनको लेनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और कुछ लेकिन जो है यही सारे पीपल जो है वो ट्रेन किए जा सकते हैं ये एडवांस्ड एआई रिलेटेड वर्क्स, है ना।
ताकि वो और ज़्यादा एडवांस्ड एआई रिलेटेड वर्क कर सकें, इनको ट्रेनिंग दी जाए। और ले-ऑफ्स और भी कई सारे फैक्टर्स की वजह से है, सारे जॉब कट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही नहीं है, और कुछ जो है ग्लोबल जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसकी वजह से भी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, रेवेन्यू मॉडल भी चेंज कर रहा है, रेवेन्यू मॉडल वो चेंज कर रहा है। और कंपनीज जो है अब क्या है कि ज़्यादा अर्न कर पा रही हैं, है ना, विदाउट जो है इंक्रीजिंग स्टाफ, ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उनको, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिग वरी क्या है, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है रिस्पॉन्सिबल यूज़, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंबाइन कर दिया जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ, तो और भी ज़्यादा ये डेंजरस हो जाता है ना। जैसे कि इसके लिए क्या है कि हैकिंग बहुत फास्ट हो जाती है इससे, ठीक है। और जैसे कि न्यूक्लियर पावर है कोई आर्टिफिशियल, है ना, जैसे कि न्यूक्लियर पावर हो गया, तो बहुत ज़्यादा ग्रेट पोटेंशियल और ग्रेट रिस्क है इसके साथ, है ना। इसीलिए जो है ये रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं इस चीज़ में, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई में, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एनिमी नहीं है, इट्स नॉट द एनिमी, है ना। नॉट लर्निंग एआई माइट बी, है ना, लर्निंग भी जो है वो एनिमी नहीं है। जॉब्स जो है वो चेंज होंगी, है ना, लेकिन डिसअपियर नहीं होंगी, विल नॉट डिसअपियर, जॉब्स विल चेंज बट नॉट डिसअपियर। और जो लोग भी जो इस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करेंगे, अपस्किल करेंगे अपने आप को और अपडेटेड रहेंगे, है ना, वही इस चीज़ में थ्राइव कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये पूरा इस आर्टिकल का समरी था, है ना। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडिया रिपोर्ट्स करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ $13.5 बिलियन इन Q4 फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो अब है क्या बेसिकली, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, इधर देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, ट्रेड बैलेंस यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है, और सर्विसेज जैसे कि आईटी हो गई, आईटी हो गई, टूरिज़्म हो गया, ये सब, ठीक है। और ट्रांसफ़र जैसे कि एनआरआई रेमिटेंस हो गया, ठीक है, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, ठीक है, या यहाँ के लोग भेजते हैं। तो अगर जो है इम्पोर्ट, जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स, तो जो मतलब यानी जो हम पैसा बाहर भेज रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम पैसा बाहर दे रहे हैं, तो जो बाहर भेज रहे हैं पैसा वो अगर ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, एक्सपोर्ट्स सर्विसेज प्लस रेमिटेंसेस, है ना, इससे अगर ज़्यादा होता है तो इसको ये करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूज़ है वो क्या है, का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लास्ट ईयर Q4 में वो $13.5 बिलियन सरप्लस में चला गया, ठीक है, जो जीडीपी का 1.3% है ना। और पिछले क्वार्टर में ये $11.3 बिलियन का डेफिसिट था, है ना, और इस बार $13.5 बिलियन सरप्लस था Q4 में। और जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें, जितना माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिफरेंस होता है जो, वो $59.5 बिलियन का रहा, जो पिछले साल से ज़्यादा है ना। और सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें, आईटी बिजनेस सर्विसेज, वो भी स्ट्रॉन्ग रहा, Q4 की बात कर रहे हैं। इस वजह से जो नेट सर्विस रिसिप्ट्स हैं वो भी $53.3 बिलियन की तक पहुंच गई। और रेमिटेंसेस की बात करें तो रेमिटेंसेस जो एनआरआई पैसा जिन्होंने भेजा वहाँ से, वो भी बढ़कर जो है 33.9 बिलियन हो गया, है ना। और प्राइमरी इनकम आउटफ्लो है, जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स इंडिया से बाहर जाते हैं वो कम हो गए, है ना। और एफडीआई की बात करें तो एफडीआई सिर्फ 0.4 बिलियन रहा, जबकि लास्ट ईयर ये जो है 2.3 बिलियन था। तो ये न्यूज़ थी, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर सर्ज टू 25% इन 12 ईयर सेंटर। तो हुआ क्या है कि जो है जो इंडिया का एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर, जैसे कि क्रॉप्स हो गए, लाइव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई और फिशिंग हो गई, ये सारे इनका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड
जो 2011-12 में था, 11-12 में ये लगभग 1502 करोड़ थाउजेंड करोड़ रुपीस था, है ना। और ये 2023-24 में कितना हो गया है, 4,878 करोड़ हो गया है ना। यानी कि 225% का जंप हुआ है ना। और क्रॉप सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा, है ना, जिसमें कि टोटल ग्रॉस वैल्यू आउटपुट कितना रहा, लगभग 54.1% का रहा। और सीरियल्स और फ्रूट और वेजिटेबल ने भी क्रॉप आउटपुट अच्छा दिया। और सिर्फ जो अगर राइस और वीट की बात करें तो उस सीरियल ने ही सिर्फ 85% का ग्रॉस वैल्यू आउटपुट का कंट्रीब्यूशन दिया है। टॉप स्टेट्स जो सीरियल प्रोडक्शन में रहे वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली आई सेव्ड ईरान्स खामेनी फ्रॉम इग्नोमिनियस डेथ, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अयतुल्ला खामेनी जो ईरान के हैं उनकी जान बचाई, लेकिन उसके बदले जो है ईरान ने उनका शुक्रिया नहीं किया। और ट्रंप ने वार्निंग दी अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करी तो अमेरिका फिर से ईरान पर जो है वो बॉम्ब गिराएगा, है ना, विदाउट क्वेश्चन। और ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन हटाने पर काम कर रहे थे, लेकिन खामेनी ने गुस्से भरे स्टेटमेंट के बाद उन्होंने वो काम तुरंत रोक दिया। और ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर टॉक शुरू नहीं हो रहे हैं, जबकि ट्रंप नाटो समिट में कह चुके हैं कि टॉक शुरू होने वाले हैं। और ट्रंप ने ईरान पर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ वॉर जीतने का झूठा बोला, और जबकि ईरान को अमेरिका और इजराइल ने बुरी तरह हरा दिया, ऐसा उनका बोलना है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ यूएस सुप्रीम कोर्ट कर्ब्स जजेस पावर ऑन सिटीजनशिप। तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया है जिसमें फ़ेडरल जजेस जो हैं उनकी पावर्स को वो कम किया गया है ताकि वो पूरे देश में किसी भी पॉलिसी को रोकने वाला फ़ैसला ना ले सकें, है ना। और ये फ़ैसला ट्रंप जो है बेसिकली डिसीजन जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर था, जिसमें उन्होंने जो भी बच्चे हैं उनको यूएस की सिटीज़नशिप देने से मना किया था जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, है ना, लेकिन उनके जो माँ बाप हैं वो यूएस सिटीज़न या जो लीगल रेजिडेंट नहीं है ना उनको। और सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी जो है इमीडिएटली लागू करने से मना किया, है ना। और लेकिन जो लॉ कोर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि वो अपने डिसीज़न का स्कोप घटाएं, है ना। और 3 लिबरल जो जजेस हैं उन्होंने भी ये जो डिसीज़न है उसके फैसले के का जो है अपोज़ किया। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली स्टारमर डीपली रिग्रेट्स हिज आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स रिमार्क ऑन इमिग्रेशन। तो आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स रिमार्क है क्या कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उन्होंने 22-12 मई को माइग्रेशन रूल्स के बारे में स्पीच देते वक्त ये बोला था कि जो है यूनाइटेड किंगडम वो आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स वाली बात बोली थी। तो आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स है क्या बेसिकली, अब ये बेसिकली वो वहाँ के लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि, और ये कंट्रोवर्शियल स्पीच है। तो आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स का कहने का मतलब क्या था इनका कि जो है जो यूनाइटेड किंगडम है जहाँ लोग एक दूसरे को दूसरे से अलग और अनजान और एकदम अलग अलग महसूस करते हैं, है ना। ये फ्रेज़ ये दिखाता है कि अगर इमिग्रेशन होता है यूनाइटेड किंगडम में वो कंट्रोल नहीं हुआ तो अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं जो एक दूसरे में जो घुल मिल नहीं पाते और सोसाइटी में बेसिकली एक यूनिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती और स्ट्रेंजरनेस जो है वो बढ़ती है ना। तो ये उनका कहने का मतलब था। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने डिटेल से सारी न्यूज़ को डिस्कस किया। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और आज दूसरे टाइप से ट्राई किया यहाँ पे वाइट स्क्रीन पे भी समझाने का, तो पहली बार था तो हो सकता है बहुत सही से ना हुआ हो, बट ट्राई किया है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।